तो चलिए चौथा नंबर की बात करते हैं। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। यानी कि क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई पर्सन है वो पहले ट्रेवल कर रहा है किसी सीधी रेखा में, किसी स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर अगर हम बात करें, सपोज हमने इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट तक हमें जाना था। ए से कुछ समय टी के लिए हमने मान लिया जहाँ पर डिस्टेंस हमारा s1 रहा, वहाँ पर टाइम t रहा, वेलोसिटी v1 रहा। फिर नेक्स्ट s2 टाइम के लिए, s2 डिस्टेंस के लिए हमारा टाइम t रहा, वेलोसिटी v2 रहा। डिस्टेंस अलग अलग या फिर डिस्प्लेसमेंट बोला, स्ट्रेट लाइन है, दोनों इक्वल होंगे आपस में। अब अगर हम बात करें s1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, s1 इक्वल टू क्या बोल सकते हो, v1 इंटू टी। यहाँ s2 के लिए क्या लिख सकते हो, v2 इंटू टी। अरे ये होता है ना यार, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चलो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो क्या लिखोगे, s1 प्लस s2। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2t। देख लो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, s1 के जगह v1t, s2 के जगह v2t। ठीक है, इसके बाद आप देखो ध्यान से 2t, t कॉमन कर लो, कैंसिल आउट, क्या बचा v1 प्लस v2 बाई 2। ऑप्शन चेक करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहला ही ऑप्शन है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। इसको पता है, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। कब, इसका शॉर्ट ट्रिक यही है समझने का, जब इक्वल टाइम इंटरवल दे तो उसको हम अर्थमेटिक मीन समझेंगे। जब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हमें डिस्टेंस कवर करना हो और एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ ले तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे समझेंगे, हम सीधे सीधे बोलेंगे कि सर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, आप लिखिए v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन n। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक है। ऐसा क्वेश्चन हर किताब में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको समझना यहीं पर है क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देख लो आप। 5वां नंबर में बोल रहा है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद द वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x एंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी v। यानी कि यहाँ पर जो आपसे बोल रहा है वो इक्वल डिस्टेंस दे रखा है। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है आपसे कि पहले x डिस्टेंस के लिए v1 है, अगले इक्वल डिस्टेंस के लिए v2 है। तो पहले x डिस्टेंस दैट इज s हमने मान लिया, s के लिए हमारा क्या हो गया, v1 इंटू t1। अच्छा ये बताओ, सेम डिस्टेंस है, मान लो 5 किलोमीटर हम पैदल चल के कवर कर रहे हैं, वही 5 किलोमीटर अगर हम दौड़ के कवर करें तो क्या टाइम इक्वल लगेगा, अलग अलग? अलग अलग लगेगा। यहाँ पर t1 और t2 हो जाएगा। तो यहाँ पर s इक्वल टू v1 t1, s इक्वल टू v2 t2। ठीक है भाई। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यही एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आप क्या बोलोगे, डेल्टा v इक्वल टू क्या बोलोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 2s, s1 प्लस s प्लस s 2s अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर आप देखो तो t1 प्लस t2 होगा। यहाँ t1 इक्वल टू s अपॉन v1 आ जाएगा, आप लिख लो डायरेक्ट s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। यहाँ से देखो s कॉमन करो, s कॉमन करके कैंसिल आउट, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। क्या आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो करेक्ट है। आप इसको क्या बोलते हो बेटा, हार्मोनिक मीन। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। जैसे यहाँ पर आप क्या बोल सकते थे, 2 अपॉन डेल्टा v इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। देखो ये इसको क्रॉस करोगे, इसको नीचे लाओगे, अरे डेल्टा v को इसको नीचे लाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन डेल्टा v इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। तो इस बात को याद रखना है, अगर हमें इक्वल डिस्टेंस में अगर हमें कवर करना हो अलग अलग वेलोसिटी से, तो हम किसको यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन को। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। कोई एलिवेटर है जो ऊपर की ओर जा रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है ए से। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। ए एक्सेलरेशन से ये जा रहा है, यहाँ पर सपोज आप खड़े हो, ठीक है। क्या बोल रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज, यानी कि मान लो आप एक पत्थर रखे हो हाथ में, ऊपर जा रहा है लिफ्ट, आपने पत्थर को छोड़ दिया। पत्थर को छोड़ने के बाद आप खुद सोचो, जब ये हाथ में था इसके, तो इसका एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना था? ए। उस समय आपका भी एक्सेलरेशन ए था, बॉल का भी एक्सेलरेशन ए था। जब ये बॉडी हाथ में थी, यानी कि स्टोन हाथ में था, तब एक्सेलरेशन कितना था? ए। अब अगर हम बात करें, जैसे ही स्टोन को छोड़ा, कांटेक्ट छूट गया, अब इसका एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, भले ही वो बॉडी ऊपर की ओर जा रही होगी कुछ समय के लिए, लेकिन नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटी। अब ऑप्शन पढ़ो, बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज, यानी कि छोड़ने के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ए अपवर्ड। क्या ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? नहीं भाई, वो तब तक ही जाता है जब तक हाथ में होता है। जी माइनस ए से अपवर्ड, गलत। जी माइनस ए से डाउनवर्ड, गलत। भाई हाथ में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ए से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो जी डाउनवर्ड, करेक्ट, क्योंकि भाई जब हाथ से छूटेगा नीचे की ओर जाएगा सीधे। नंबर 7 की बात की जाए, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि कोई बिल्डिंग है, उसके किनारे पर कोई पर्सन खड़ा है। थ्रो टू बॉल ए एंड बी, दो बॉल है ए और बी, दोनों को वो फेंक रहा है। आगे क्या बोल रहा है? द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए को वो वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, ए को इसने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। अब आगे बोल रहा है एंड बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, बी को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहा है। ठीक है, अगर इसे वर्टिकली आप ऊपर फेंकोगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? द बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड वी ए एंड द बॉल बी हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड वी वी। अगर वी ए की बात की जाए तो ये किससे आ रहा है? नीचे वी ए से हिट कर रहा है। ये किससे हिट कर रहा है भाई? वी वी से। आगे क्या बोला? वी हैव वी ए, अब ऑप्शन दे रखा है कि बी ए ग्रेटर है बी बी से, बी बी ग्रेटर है बी ए से, बी ए बी बी आपस में इक्वल है, रिलेशन डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड। चेक करते हैं भाई। आपने वर्टिकल मोशन यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ से सेम लेवल से अगर किसी बॉडी को आप फेंकते हो ऊपर की ओर वी वेलोसिटी से, तो ये यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाता है? 0। फिर ये नीचे की ओर आता है। अगर सेम लेवल की बात करें तो नीचे की ओर जो जाएगा, जब नीचे की ओर जा रहा होगा तो उस समय भी उसका वेलोसिटी क्या होता है? v। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी किधर लग रही थी? नीचे की ओर। ठीक है, जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, और जब ये नीचे आने लगा तो भी ग्रेविटी नीचे की ओर ही लग रही है। यानी कि जितने फोर्स से उससे कोई नीचे खींच रहा था जाते वक्त, उतने ही फोर्स से नीचे खींच रहा है आते वक्त। यानी कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल वेलोसिटी अचीव करेगा। कि क्या बी ए बराबर बी वी होगा? तो भाई जब दोनों की वेलोसिटी यहाँ सेम हो गई तो यहाँ पर तो सेम हो गई ही, तो यहाँ पर आपस में इक्वल हो जाएगा। कंसेप्ट यहाँ पर क्या है? कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि जब कोई बॉडी सेम लेवल में होता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा ही सेम होती है। अगर ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर की ओर जाने के बाद यहाँ वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा? फाइनली 0। फिर जब वो रिटर्न आएगा तो सेम लेवल में वेलोसिटी आपस में क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इस बात को याद रखना है, समझना है। आगे चलिए, 8वां नंबर, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। इसको हम आपको क्लियर कराते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भाई? किसी बॉडी को आप किसी समथिंग एंगल थीटा पर जब प्रोजेक्ट करते हो, इसे वाई एक्सिस मानते हैं, इसे हम एक्स एक्सिस मानते हैं। तो इस कंडीशन में ये बॉडी इस तरीके से पाथ फॉलो करता है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये बॉडी हर पोजीशन पर 2 एक्सिस में बढ़ रहा है।
इधर की ओर का वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी वर्टिकल क्या हो जाती है 0, इधर की ओर रहती है जितना वी एक्स। यहाँ वेलोसिटी इसकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर क्या लगता है भाई, ग्रेविटी, और इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। इस वजह से इधर की वेलोसिटी दैट इज एक्स डायरेक्शन में हमेशा इसका कांस्टेंट होता है वेलोसिटी, और जबकि वर्टिकली की बात की जाए तो वर्टिकली ग्रेविटी नीचे लगने के वजह से ये क्या हो जाता है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे मैक्सिमम पॉइंट पर जा करके, मैक्सिमम हाइट जिसे आप बोलते हो, ये आपका पोजीशन क्या होता है, एच मैक्स होता है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 वर्टिकली। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, ग्रेविटी है तो नीचे ही लगेगा भाई, जी तो हमेशा नीचे लगेगा। यही एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। अदर कोई ऐसा पोजीशन नहीं होता है जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ऑप्शन पढ़ लो, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। गलत। क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है? नहीं। इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। गलत। भाई साहब एक जगह हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी आगे है। इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली। 2 बुलेट को एक साथ फायर करता है हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड। हॉरिजॉन्टल वे में एक ही पोजीशन से अलग अलग स्पीड से फेंक रहा है। मान लिया कि यहाँ पर आप स्टैंड हो, यहाँ से आपने एक बुलेट इधर की ओर फेंका, कोई ऑब्जेक्ट मान लो फेंका वी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दूसरा आपने कैसे फेंका, वी से फेंका। अब जैसे ही आपने वी और वी को फेंका, इनकी वेलोसिटी तो अलग अलग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन क्या ये वर्टिकल मूव कर रहे हैं? नहीं, इनकी वर्टिकल डायरेक्शन वी वाई दोनों की ही क्या है 0। आपको पता है कि ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर है, हमेशा नीचे की ओर। अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की ओर है तो हमें ये समझना होगा कि इनका जो वर्टिकल हाइट है ये तो दोनों के लिए सेम है भाई। तो क्या इनका टाइम सेम होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए हम सिंपल सा S = UT + ½ AT² फार्मूला यूज कर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इनिशियल y डायरेक्शन में, ठीक है भाई। अब देखिए SY वर्टिकल हाइट दोनों का क्या है, सेम है। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली क्या है 0 + ½ AY वर्टिकली क्या है भाई G T²। दोनों की हाइट सेम है, दोनों के लिए G सेम है, तो T भी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से T = रूट में 2h/g आपने पहले पढ़ा होगा। यहाँ H सेम है, G सेम है, तो T दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि दोनों बॉल सेम लेवल पर होगा तो वो नीचे पहुँचेगा सेम टाइम में, भले ही उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर गिर सकते हैं, लेकिन वर्टिकली वो सेम टाइम में पहुंचेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग 10 नंबर के, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। कोई प्रोजेक्टाइल है, फायर हो रहा है 15 डिग्री पर, इच 50 मीटर। रेंज क्या दे रखा है भाई, 50 मीटर। कब, U² sin 2θ/g, जब थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 15 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोला, इफ़ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री देन इट्स रेंज विल बी। अब इसका पूछ रहा है रेंज कब, क्वेश्चन मार्क = U² sin 2 दैट इज 45 डिग्री अपॉन G। अब आपसे ये रेंज पूछ रहे हैं, आप अगर यहाँ सॉल्व करें तो देखें ध्यान से, ये 30 डिग्री बन जाएगा, तो U² अपॉन G sin 30 की वैल्यू 1/2, तो R = यानी कि 50 = क्या आ गया, U² अपॉन 2G। हम यहाँ पर बात करें U² sin 2 × 45 यानी कि sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन G। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ध्यान से, U² अपॉन G की वैल्यू, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो U² अपॉन G = 50, दैट इज इक्वल टू 50 × 2 100।
यानी कि आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 100 डिग्री, 45 डिग्री पर फेंकने पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड with angle of projection 15 degree for the projectile A and 45 degree for the projectile B। यानी कि दो पार्टिकल को, एक को 15 डिग्री पर यानी 15 डिग्री, दूसरे को 45 डिग्री पर फेंक रहा है। क्लियर है। इसके बाद बोल रहा है इफ़ आर ए एंड आर बी बी द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल। आपसे क्या पूछ रहा है, इनका रेंज जो आर ए और आर बी है कब, जब एक को फेंका 15 डिग्री पर और एक को फेंका 45 डिग्री। भाई इनका रेंज क्या हम बता पाएंगे, ये चेक करने के लिए हमने देखा R = u² sin 2 थीटा बाई जी। यहाँ देखिए R किस पर डिपेंड करता है, पहले तो थीटा पर, जी दोनों के लिए समान है, और दूसरा u पर। तो भाई थीटा अलग अलग है तो हमें u भी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे कि रेंज कितना है। अगर नहीं पता है u तो आप रेंज डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट होगा। ठीक है, इसमें रेंज आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहले तो डायरेक्शन बना लिया जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रिवर है। वेस्ट टू ईस्ट बोल रहा है, ये रिवर है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन दे रखा है। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। स्पीड क्या दे रखा है भाई 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, आगे क्या बोला है, अ मैन ऑन द साउथ बैंक। साउथ किधर है भाई, इधर, यानी कि नीचे की ओर। यहाँ पर कोई मैन है। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर्स पर मिनट। वो 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से तैर सकता है इन स्टिल वाटर, शांत वाटर में। वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। वो चाहता है कि हम रिवर को क्रॉस कर जाएं कम से कम समय में। तो कम से कम समय में तभी आप क्रॉस कर सकते हो जब, आगे बोल रहा है ही शुड स्विम इन द डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में स्विम करे कि वो कम से कम टाइम में मूव करे। हमें नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में मूव करे भाई, हमने मान लिया कि इधर की ओर थीटा एंगल से मूव कर जाए। हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, हम अगर देखें इसकी डिस्टेंस क्या है, यानी कि विद क्या है d, हमें कवर करना है d t टाइम में। ठीक है भाई, तो इसका देखो दो कंपोनेंट होगा, एक तो इधर की तरफ और दूसरा इधर की ओर। इसका एक कंपोनेंट ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एक कंपोनेंट इधर की ओर हो गया, इसको हम बोल सकते हैं v, इसको आप मान लो v, तो v का cos थीटा। ठीक है भाई, और ऊपर की ओर जो होगा वो v का sin थीटा। क्यों भाई, दो डायरेक्शन हुआ ना, v का cos थीटा, v का sin थीटा। आपको इधर नहीं जाना है, आपको किधर जाना है, इधर की ओर। तो अगर हमें डिस्टेंस d कवर करना हो और टाइम हमारे पास, सॉरी वेलोसिटी हमारे पास v sin थीटा हो, तो हम क्या लिखेंगे, v sin थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू, इसको नीचे लाओ, d अपॉन v sin थीटा। क्लियर है। यहाँ से आप देखो, अगर इसको हमें क्या करना है, मिनिमम, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इसको क्या करना होगा, मैक्सिमम। इसको मैक्सिमम करने के लिए आप देखिए यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू है, बचा कौन, साइन थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई, 1, और ये कितने एंगल पर होता है, 90 डिग्री। यानी कि ये थीटा 90 डिग्री हो जाए
जो कि ये डायरेक्शन तभी बनेगा तब टाइम क्या लगेगा, मिनिमम। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर ये रिवर हो और मैन यहाँ पर स्टैंड है, हमें मिनिमम टाइम की बात करें, याद रखना ये बात बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर मिनिमम टाइम में हमें कवर करना हो क्या चीज़, डी डिस्टेंस, तो हम हमेशा इस रिवर के डायरेक्शन के फ्लो के परपेंडिकुलर ही स्विम करते हैं। यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा थीटा क्या हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, जो कि 90 डिग्री पर बनता है। ठीक है, आप जब यहाँ से स्विम कर रहे होगे यहाँ के लिए, इस बगल जाने के लिए, तो आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचोगे। आप कैसे जाओगे, यानी कि आपका हमेशा डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन आप जा रहे होगे इधर की ओर, थोड़ा सा इधर की ओर आप बढ़ गए होगे, शिफ्ट हो गए हो। वो किसके वजह से, वो इस नदी की स्पीड से, ये रिवर की स्पीड से। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर। जबकि अगर हम आपसे बोले सर क्या यहाँ से यहाँ जब हम गए और यहाँ से यहाँ गए तो क्या दोनों का टाइम सेम होगा, यस, दोनों का ही टाइम सेम होगा बेटा। यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से ऐसे गए होगे, क्यों, क्योंकि जो आप इधर की तरफ डिस्टेंस कवर किए होगे वो वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से किए होगे, आपके वेलोसिटी की वजह से ये डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें बोला इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द ends P and Q of an inextensible string move downward with uniform speed u। यानी कि यहाँ पर P और Q दो स्ट्रिंग दे रखा है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, इस बात को याद रखना है। और दोनों की स्पीड कितनी है भाई, u। ठीक है, अगर u है तो पुली A एंड B आर फिक्स। पुली A और B दोनों क्या है, फिक्स है। ये दोनों पुली है भाई, ये दोनों फिक्स है, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि ये ऊपर नीचे आ रहे होंगे। आगे क्या बोल रहा है, द मास कैपिटल M मास मूव्स अपवर्ड विद द स्पीड। किस स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा होगा, हमने मान लिया V से जा रहा होगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आपको समझा रहे हैं। अगर ये मान लो एक रोप है, दैट इज स्ट्रिंग, हम बोले कि सर यहाँ का जो पार्टिकल है, यहाँ का जो पार्टिकल, यहाँ का जो पार्टिकल, अगर हम बोले सर ये पार्टिकल अगर U से जा रहा है और ये स्ट्रिंग पूरी इधर की ओर मूव कर रही है, तो ये भी पार्टिकल U से जा रहा होगा, ये भी पार्टिकल U से जा रहा होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग खींच तो रही नहीं है, तो सबकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बोले कि सर ये इधर की ओर आ रहा है, तो भी सर ये इसके सारे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, U ही होगी, क्योंकि उसका स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग का कोई पार्टिकल स्ट्रेच नहीं हो रहा है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जब ये पॉइंट U स्पीड से जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो इसे हम कांस्टेंट मोशन बोलेंगे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सर ये V वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इधर की ओर, जो इधर की ओर होगा, वर्टिकल नहीं, इस रस्सी की तरफ होगा, वो वेलोसिटी तो U के बराबर होगा सर, क्योंकि आप देख रहे हो हर पॉइंट का वेलोसिटी U ही होगा। तो अगर ये ऊपर की ओर V से जा रहा है तो इसका हम कंपोनेंट लेते हैं इधर की ओर, दैट इज V का कॉस थीटा। इधर की ओर कितना आ जाएगा भाई, V का कॉस थीटा। और ये V का कॉस थीटा किसके बराबर होगा, V का कॉस थीटा इक्वल टू U, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। V कॉस थीटा इक्वल टू U, या फिर V इक्वल टू U अपॉन कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट मोशन का केस है और ये बाकी बुक में आपको अगले NLM में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।